नमस्कार। साल 2019 इंडिया के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। 2019 में इंडिया की जीडीपी सिर्फ 4.5% के करीब ग्रो हुई है। 2019 की स्लगिश परफॉर्मेंस के बाद लोग 2020 से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो 2020 से एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो हुआ और हो रहा है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब तक यानी मार्च 2020 तक साल 2020 2019 से बहुत खराब रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसी टेंशन में है कि क्या एक बड़ा रिसेशन आ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस साल के जनवरी एंड से लोग कोरोना वायरस का नाम सुनते आ रहे हैं। चाइना की एक बड़ी सिटी वुहान से ये वायरस फैल रहा है और धीरे धीरे वुहान के अलावा ये वायरस धीरे धीरे चाइना की अलग सिटीज और फिर बाद में दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज में भी पहुंच गया और बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये वायरस बहुत तेजी से फैल गया। इस वायरस से जो होने वाला डेथ रेट है वो 2 से 4% है, यानी जितने भी लोगों को कोरोना वायरस की लागन हो रही है उनमें से 2 से 4% लोगों की डेथ हो रही है। जनरली जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है या फिर जो लोग पहले ही किसी बीमारी से लड़ रहे हैं उनको इस वायरस की लागन जल्दी हो रही है। कोरोना वायरस फिलहाल इटली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना के बाद अगर किसी कंट्री में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं तो वो इटली में पाए गए हैं। अभी ईरान और बाकी कंट्रीज में भी ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आगे चलकर ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। इटली में अभी तक यानी 12 मार्च तक कोरोना के 12,462 केसेस पाई गई है, जिसमें से 827 लोगों की डेथ हुई है। इटली में पिछले कुछ दिनों में जो डेथ रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन 50 लोगों की डेथ हो रही है, जो कि कंट्री के लिए काफी बड़ा कंसर्न है। और इसी के चलते इटली ने लॉकडाउन का डिसीजन किया, यानी इटली से बाहर जाने वाली और इटली के अंदर आने वाली यातायात उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दी है। तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इटली को ये डिसीजन लेनी पड़ी, लेकिन इस डिसीजन के कारण बहुत सारे सेक्टर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिस पर इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब कोरोना वायरस के कारण वहां पर लोग घर से बाहर निकलना टाल रहे हैं। साथ ही इटली की गवर्नमेंट ने वहां के स्कूल्स, मूवी थिएटर्स को 3 अप्रैल तक बंद रखा है। साथ ही जो पब्लिक इवेंट्स है उन पर भी बैन लगा दिया है। तो इस लॉकडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन, एंटरटेनमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और होटल इन जैसी इंडस्ट्री पर होगा। इटली का करीब 24% जीडीपी इन सारी इंडस्ट्रीज से आता है। अब लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं और ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर ट्रैवल कंपनीज कैसे चलेगी और उनसे जुड़ी बाकी इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? उनको तो डायरेक्टली नुकसान ही झेलना पड़ेगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंट्री की जीडीपी पर दिखेगा। तो सिर्फ यही इंडस्ट्रीज नहीं, इन इंडस्ट्रीज पर बाकी जो और इंडस्ट्रीज डिपेंड है उन पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली वहाँ के बहुत सारे बिजनेसेस हेल्पलेस हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का ना कि सिर्फ इटली पर बल्कि बाकी कंट्रीज पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस ग्लोबल वर्ल्ड में सारी कंट्रीज इंटरकनेक्टेड है, जिसमें अगर एक कंट्री दिक्कत में आती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पर भी पड़ने लगता है। रोम जैसी सिटीज जो टूरिस्ट से भरी हुई होती है वो आजकल खाली देखने मिल रही है। रिसेंटली इटली में यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान की मैच चल रही थी, जिसमें प्लेयर्स, अंपायर्स, मैनेजर और स्टाफ के अलावा और कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा स्टेडियम खाली था। तो ऐसा नहीं कि एक दो इंडस्ट्रीज बल्कि लगभग सारी इंडस्ट्रीज पर धीरे धीरे अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न बनकर रह जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की, जहाँ से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ। चाइना में अब तक यानी 12 मार्च तक कोरोना के 80,796 केसेस मिली हैं और 3,169 लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हुई है। तो जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है उस कंट्री पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। चाइना पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाहे स्मार्टफोन हो, टीवी हो, पीसीज हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज हो, ज्यादातर चीजें चाइना में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते वहाँ की फैक्ट्रीज बंद है। वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्हें छुट्टी पर घर भेजा गया है। तो ऐसे में वहाँ का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बंद पड़ा है और ऐसे में बाकी कंपनीज तुरंत किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने में भी टाइम लगेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बाकी कंट्रीज में भी अभी वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग प्लान्स होल्ड पर रखे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अचानक से बंद होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। वुहान जहाँ से ये वायरस आया है वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज की फैक्ट्रीज हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी फिलहाल कंप्लीटली स्टॉप है। तो ऐसे में अगर प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो जीडीपी की बात करना ही बेकार है। हाँ, चाइना से जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोरोना वायरस के जो केसेस है उनकी स्पीड अब स्लो हो गई है। तो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ये केसेस और भी कम हो जाए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, यानी दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस के बारे में, कि यूएस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यूएस में 1000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और अब तक 38 लोगों की कोरोना वायरस से वहाँ पर डेथ हुई है। अब यूएस की बात की जाए तो कोरोना वायरस के अलावा वहाँ पर एक और टेंशन है और वो है डेट की,
यानी बहुत ज्यादा कर्जे की। यूएस का जो कॉर्पोरेट डेट है वो फिलहाल $10 ट्रिलियन है, यानी पूरी यूएस इकोनॉमी का, यानी यूएस की जीडीपी का वो 47% है। अगर इसको पिछले रिसेशन से यानी 2008 के रिसेशन से कंपेयर किया जाए तो उस टाइम यूएस का कॉर्पोरेट डेट $4.9 ट्रिलियन था और तब यूएस की इकोनॉमी $14 ट्रिलियन की थी। तो उस टाइम का यूएस का कॉर्पोरेट डेट उसकी जीडीपी का 35% था। वही फिलहाल का उनका कॉर्पोरेट डेट पूरी यूएस इकोनॉमी का 47% है। यानी इसका मतलब है कि ऑलरेडी यूएस की बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा डेट उठा चुकी है और कोरोना वायरस आने से पहले से ही यूएस की कंपनीज इसके बारे में टेंशन में थी। अब कोरोना आने के बाद ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि कितने तेजी से यूएस का जो कॉर्पोरेट डेट है वो बढ़ा है। अब कोरोना वायरस आने की वजह से कई सारे बिजनेसेस प्रॉब्लम में आ गए हैं। टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, इन पर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोरोना वायरस और ज्यादा फैलता है तो कंपनीज को बिजनेस करना डिफिकल्ट जाएगा और साथ ही सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये रहेगी कि कंपनीज फिर कैसे अपने डेट को सर्विस कर पाएगी, यानी कैसे उन्हें रिटर्न कर पाएगी। तो ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है जिसमें अगर प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं तो यूएस के बैंकिंग सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। साल 2008 का जो रिसेशन है उसका जो मेन रीजन रहा है वो है होम लोन्स, और इस बार यूएस नहीं चाहता कि उनके कॉर्पोरेट लोन अगले रिसेशन का रीजन बने। जनरली जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं ताकि लोगों को और कंपनीज को कम इंटरेस्ट पर पैसा मिले और फिर पैसा इकोनॉमी में फ्लो होता रहे। 2007-8 में यूएस के जो इंटरेस्ट रेट थे वो 5% के करीब थे, जिनको रिसेशन आने के बाद लगभग 0% तक लाया गया। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% के करीब है, यानी पहले से ही बहुत कम है। तो ऐसे में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अगर यूएस में अगले 1-2 महीने में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता है तो बिजनेसेस जरूर दिक्कत में आएंगे और उन्हें रेवेन्यू कमाने में डिफिकल्टी भी जाएगी और इसका सीधा इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि फिर कंपनीज अपने डेट रिपे नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे इन चीज़ों का कैस्केडिंग इफेक्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनीज कोशिश करेगी कि उनके जो एक्सपेंसेस है वो कम किए जाए और ऐसे में बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर सकती है, यानी कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाल सकती है। फिलहाल यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 50 साल के लो पर है और फिलहाल वो सिर्फ 3.5% है। तो अगर कोरोना वायरस यूएस में बढ़ने लगता है तो यूएस का ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जरूर बढ़ेगा। हम यहाँ पर यूएस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि जनरली जो भी रिसेशंस आते हैं वो यूएस से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर 2008 की बात की जाए तो 2008 का रिसेशन भी यूएस से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको 2008 के रिसेशन के बारे में, उस क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने 2008 के क्राइसिस को बहुत डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में बताया है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और जैसे कि हमने देखा कि ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है। अगर बहुत बड़ी इकोनॉमीज दिक्कत में आती है तो उसका इम्पैक्ट उससे जुड़ी इकोनॉमीज पर भी देखने मिलता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी दैट इज चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। वहां पर तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स प्रॉब्लम में है। अगर यूएस में भी कोरोना तेजी से बढ़ने लगता है तो फिर यूएस की बैंकिंग सिस्टम और यूएस के बाकी सेक्टर्स प्रॉब्लम में आएंगे, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस पर नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज पर भी रहेगा। अगर आप 2008 के क्राइसिस की ही बात करोगे तो 2008 के क्राइसिस से इंडिया का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इंडिया की कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी बिजनेसेस यूएस पर डिपेंड है, इसलिए उस क्राइसिस का सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा था। अब एक सवाल जो बहुत ज्यादा सामने आ रहा है वो ये कि क्या 2020 में 2008 जैसा क्राइसिस आएगा? तो अब बेसिकली 2008 के क्राइसिस को 2020 की सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज 2008 में जो क्राइसिस आया था वो मेनली यूएस की बैंक्स और यूएस की इन्वेस्टमेंट कंपनीज की गलतियों से आया था। लेकिन जहां तक कोरोना वायरस की बात है तो ये चीज एक एक्सटर्नल चीज है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और ये भी किसी को पता नहीं कि कब ये वायरस स्टॉप होगा, कब तक इसका स्प्रेड और इम्पैक्ट चलता रहेगा। बस एक चीज श्योर है कि जैसे जैसे कोरोना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रिसेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए आपको भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी कोरोना वायरस से पहले से ही दिक्कत में थी। ऑलरेडी वो कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, जैसे कि इकोनॉमी में चल रहा स्लो डाउन, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, सऊदी अरेबिया में चल रहे प्राइस वॉर एटसेट्रा। और अब उसमें एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है और वो है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का काफी सारा इम्पैक्ट अलग अलग कंट्रीज की स्टॉक मार्केट पर भी देखने मिल रहा है। यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 1 जनवरी से अब तक करीब 15% से गिरा है। इंडिया की बात की जाए तो सेंसेक्स 1 जनवरी से अब तक करीब 18% से गिरा है। अगर आज की बात की जाए, आज भी सेंसेक्स काफी ज्यादा गिरा है। अगर आप अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो वो पिछले कुछ सालों से काफी स्लगिश चल रही है। इटली की जीडीपी ग्रोथ 2019 में 0.19% थी, यूएस की जीडीपी ग्रोथ 2019 में 2.32% थी और इंडिया की करीब 4.5% थी। अगर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मार्च 2019 में वो 6.7% था और अभी फरवरी 2020 में वो बढ़कर 7.8% हो गया है। फिलहाल यानी 12 मार्च तक इंडिया में कोरोना के 68 केसेस मिली है। इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनबीएफसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।
तो अगर कोरोना वायरस का इंडियन इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। इंडिया में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट स्मॉल और मिड साइज कंपनी से आती है, जिनके पास रिसेशन जैसे टाइम में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के सामने स्ट्रॉन्ग चैलेंज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल में रखे। तो ऐसे में सबके सामने सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन का सामना कैसे करें। अब इस चीज में बिल्कुल भी मत जाइए कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, पर जो भी कंडीशन है उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने लगातार 2 रिसेशंस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किए हैं। तो आप भी इस प्रेडिक्शन में मत जाइए और फोकस कीजिए कि जो भी कंडीशन आती है उसका सामना आप कर पाओ, जिसके लिए आप सोच समझ के पैसा खर्च करो और मेक श्योर करो कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा हो। और लास्ट में एक ओपिनियन है कि जितना भी टीवी चैनल्स वाले डरा रहे हैं उतने भी डरने की जरूरत नहीं है। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।